सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। कल हमने एक जेंगो से एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाई थी जिसमें हमने एमवीटी, मॉडल व्यू, टेम्पलेट तीनों के बारे में देखा था और CRUD ऑपरेशन को किया था, क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट और डिलीट। तो आज हम उसी प्रोजेक्ट में आगे यूज़र ऑथेंटिकेशन भी उसमें लगाने वाले हैं कि किस तरीके से हम क्या अपने बैकएंड में ऐसे ऑथेंटिकेट करें कि जो यूज़र हमारे वेबसाइट पे लॉगिन करेगा, रजिस्टर करेगा, जिसकी आईडी हमारे लॉगिन वेबसाइट डेटाबेस में मिलेगी, हम उसी को अपडेट और डिलीट और रिट्रीव करने का ऑप्शन दें, बाकी किसी को ना दें। अगर ऐसा होता है तो हम उन्हें सीधे रीडायरेक्ट कर दें रजिस्टर पे कि रजिस्टर करिए, फिर जाके आप लॉगिन करिए, तब आप अपने अपने ब्लॉग्स को सी करिए या फिर दूसरे के ब्लॉग को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उसके लिए सबसे पहले आप अपने जो प्रोजेक्ट था, मैं उस प्रोजेक्ट को सबसे पहले अपने वी एस कोड में ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। और वी एस कोड में ओपन करने के बाद आपको मैं आज फिर से उसकी एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ। यहाँ से उसको रन करवा के, रन में जब यहाँ पे करवाता हूँ, यहाँ पे रन सर्वर में करता हूँ, तो यहाँ से रन सर्वर हो गया। मैं इसको सर्वर पे जाते हैं, सर्वर पे जाके मैं फिर से एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियो पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने पूरी CRUD ऑपरेशन को देखी थी और आप चेक कर सकते हैं वहाँ से जाके। और मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि हाँ, ओके। अब यहाँ से मैं व्यू ब्लॉक कैसे करता हूँ, तो यहाँ से आप व्यू कर सकते हैं। यहाँ से मैं अपडेट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ कि हाय, दिस इज़ माय सेकेंड डे, ओके। और मैं यहाँ से अपडेट कर देता हूँ, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि दिस इज़ माय सेकेंड डे। और इमेज में ब्रोकन इमेज आ रहा है क्योंकि हमने इमेज कोई अपलोड किया नहीं था। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम यूज़र ऑथेंटिकेशन करेंगे। तो उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, कल हमने नहीं किया था। कल ये जो होम वाली जो यूआरएल है, मैं इसको सही कर लेता हूँ। यहाँ पे होम में ही यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर और व्यू ब्लॉग में यहाँ पे दे देता हूँ कि यहीं से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो जो मेरा था नेविगेशन, ये मेरा होम था। और क्या करते हैं कि ऐड ऐड ब्लॉग में भी हम उस नेविगेशन वाले एचटीएमएल को इंक्लूड कर लेते हैं। उसके लिए सिंपल सा एक सिंटेक्स है अपने पास, यहाँ से ऐसे लिखते हैं और उसके बाद इंक्लूड नेविगेशन डॉट एच टी एम एल। इससे जो नेविगेशन वाली जो एच टी एम एल फाइल है वो अपने आप इंक्लूड हो जाएगी अपने एड ब्लॉग में, ताकि अच्छा दिख सके। और इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इस पूरे लाइन को, और कॉपी करके अपडेट वाले में भी पेस्ट कर देते हैं। अपने पूरे बॉडी में उसको इंक्लूड कर देंगे, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द बॉडी सबसे पहले नेविगेशन ही दिखेगा। उसके बाद हम अपने नेविगेशन में आते हैं, नेविगेशन को सही कर लेते हैं। यहाँ पे जो दूसरा लिंक कर लेते हैं वो ऐड ब्लॉग का कर लेते हैं, और तीसरा कर लेते हैं व्यू ब्लॉग का, व्यू ब्लॉग। और जो उसके बाद और भी लिंक लिस्ट आइटम्स बना लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लॉगिन कर देते हैं। और ये लॉगिन कर दिया हमने। और एक और बना लेते हैं लॉग आउट का। और बाद में मैं लॉजिक बताता हूँ कि क्यों मैंने लॉग आउट और लॉगिन दोनों एक ही साथ लगाया है। मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको। ओके, और एक और बना लेते हैं हम यहाँ से रजिस्टर का, कि अगर लॉगिन और लॉग आउट दोनों नहीं है तो आप जो यूज़र है वहाँ से जाके रजिस्टर कर सके। ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि जब यूज़र ने होम पे क्लिक किया, होम वाले बटन पे, लिस्ट आइटम पे, तो क्या करेंगे, हम उसको रेफर करेंगे इस यूआरएल पे। वैसे ही ऐड ब्लॉक पे जब हो तो हम उसको रेफर करेंगे ऐसे इस ब्लॉग पे, इस यूआरएल पे, और ऐड ब्लॉग। और यहाँ से ऐड ब्लॉग पे क्लिक करके वो ऐड ब्लॉग पे जा सकता है, ठीक है। और सेम एज इट इज़ हम यहाँ से भी ब्लॉग और व्यू ब्लॉग, ऐसे ही आई थिंक था, व्यू ब्लॉग में यूआरएल में देख भी लेता हूँ कि क्या था, ठीक है। यहाँ से ये हो गया। फिर लॉगिन के लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल लॉगिन के लिए भी यूआरएल सेट करेंगे जो मैं अभी बनाने वाला हूँ इसके बाद, ठीक है। ये हो गया लॉगिन। लॉगिन पेज कर देते हैं, पेज हो गया, ठीक है, लॉगिन पेज। और वैसे ही एज सिंपल
लॉग आउट पे भी हम रीडायरेक्ट करवा देंगे यहाँ से। ये तो ठीक था, लॉग आउट, सॉरी, ये लॉग आउट होगा। और यहाँ से मैं यूआरएल पे रीडायरेक्ट करवाऊंगा ब्लॉग का, ब्लॉग के यूआरएल में से लॉग आउट का यूआरएल, लॉग आउट पेज का यूआरएल। ओके, इन सब की हम अभी जाके अपने व्यूज़ और एचटीएमएल में, व्यू में जाके अपनी लॉजिक लिखने वाले हैं इसके बैकएंड का। ओके, तो यहाँ पे मैं रजिस्टर भी लिख देता हूँ कि रजिस्टर पे टैब हो, जैसे ही रजिस्टर वाले बटन पे, लिंक पे टैब हो तो वो यहाँ पे आ जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस वाले यूआरएल पे तुरंत ही रेफर हो जाए, और मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। ठीक है, अब हम सबसे पहला काम क्या कर लेते हैं कि अब हमने ये कर लिया, उसके बाद सबसे पहला काम हम अपने HTML के लिए एक टेम्पलेट क्रिएट कर लेते हैं, और टेम्पलेट का नाम दे देते हैं register.html, ठीक है। और एज सिंपल एज दैट हम क्या करने वाले हैं कि इस रजिस्टर के लिए भी हम रजिस्टर की नहीं लिख रहे हैं, हम सीधे जाके अपने बूटस्ट्रैप पे जाते हैं, और बूटस्ट्रैप पे जाने के बाद बूटस्ट्रैप से हम वहाँ से लॉगिन के लिए एक फॉर्म लेके आते हैं, और उसी फॉर्म को हम अपने HTML में यूज़ करने वाले हैं। यहाँ से मैं फॉर्म सेलेक्ट करता हूँ, तो सिंपल सा मुझे, देखते हैं फॉर्म कैसे मिलेगा। फॉर्म लॉगिन, ठीक है, देखते हैं। ओके, हाँ नहीं मिल रहा, ठीक है। और देखते हैं क्या चेक कर सकते हैं हम, फॉर्म्स, ठीक है। हाँ, फॉर्म्स में यहाँ से मैं उठा लेता हूँ और इसी को कॉपी पेस्ट कर दूंगा। और ये शायद हमने कट कर दिया था अपने उसको, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। ओके, कहाँ है, डेस्कटॉप पे था, यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके, ओके ओपन है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके, इसमें हम फॉर्म वाला जो था वो पेस्ट कर देते हैं। फॉर्म वाले से पहले मैं क्या करता हूँ, ऐड ब्लॉक वाले को उठाता हूँ, फिर उसको कॉपी करता हूँ, फिर रजिस्टर में जाके पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि उसमें हमने, ये देखिए, स्क्रिप्ट और जो CSS है वो भी हमने लिंक किया था। तो सिंपल सा क्या करना है मुझे, मैं यहाँ से उठाता हूँ इसको, और जो मेरा यहाँ से मैं उठा के, और जो ये था यहाँ से, आई डोंट नो कैसे कट गया ये। मैं फिर से फॉर्म को कॉपी कर लेता हूँ, फॉर्म, फॉर्म्स, ओके, फॉर्म्स को कॉपी करके, FORMS, फॉर्म्स ओवरव्यू, ओके। मैं इसको फिर से फटाक से कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और मैं अपने इसमें जाके और पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले फॉर्म में आने के बाद आप अपने फॉर्म में मेथड सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि मेथड बहुत ज़रूरी होता है, मेथड देना कि किस टाइप का मेथड है, मतलब पोस्ट कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर्म में आने के बाद आपको एक और चीज़ इंक्लूड करनी होती है, जिसको हम CSRF टोकन बोलते हैं। CSRF टोकन बेसिकली बहुत सारे मेलिशियस चीज़ों से बचाता है हमें, ओके। और उसके उससे पहले हम क्या करते हैं, इस फॉर्म वाले HTML को बनाने से पहले हम क्या करते हैं कि अपने ब्लॉग में जाते हैं, और यहाँ से मॉडल सेलेक्ट करते हैं। उस मॉडल में क्या करते हैं कि एक यूज़र नाम का मॉडल होता है जो कि जेंगो पहले से ही प्रोवाइड करवाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि यूज़र मॉडल इन जेंगो, ओके। यहाँ से हम जाते हैं तो ओके, यहाँ से देखते हैं कि कैसे हम उस मॉडल को यूज़ कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी कि ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें उसमें रहती हैं यूज़र के मॉडल में। तो उसको हम सिर्फ इंपोर्ट करने वाले हैं, और यूज़र के फॉरेन की को अपने मॉडल में ऐड करने वाले हैं। यहाँ पे यूज़र का वो मिल नहीं रहा है, मैं देख लेता हूँ यहाँ से, शायद आई थिंक यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जाके अपने यूज़र को इंपोर्ट करता हूँ मॉडल से, और मॉडल में जाके पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी हम यूज़र वाले मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। देखो, यूज़र नाम का पहले से ही मॉडल बना हुआ है, मतलब इस यूज़र नाम के मॉडल में जब हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें
मॉडल में आईडी, यूजर नेम, इज स्टाफ, इज एक्टिव, इज सुपर यूजर, सब कुछ है। मतलब सारी चीजें हैं, सेव है, डिलीट है, सेट पासवर्ड है, चेक पासवर्ड है, मतलब सारे फंक्शंस मेथड्स दिए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमने यहाँ पे मॉडल अभी क्रिएट किया है, ऐसे ही हम यहाँ पे यूज़र मॉडल क्रिएट करते और उस यूज़र मॉडल में बहुत सारे मेथड्स देते और एट्रीब्यूट्स देते। तो ये यूज़र मॉडल जो है पहले से ही दे रहा है, ठीक है। अब हम सिंपली क्या करेंगे कि अपने ब्लॉग में आएंगे और यहाँ पे एक फॉरेन की ऐड करेंगे। मैं आपको अभी बता देता हूँ कि फॉरेन की का क्या मतलब होता है। जब मैं यहाँ पे फॉरेन की ऐड करता हूँ उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़र नाम का जो मॉडल है वो दे देता हूँ। इसका मतलब ये फॉरेन की का मतलब ये होता है कि जब भी एक ब्लॉग क्रिएट होगी तो उस ब्लॉग के लिए एक यूज़र नाम का भी टेबल क्रिएट होगा। जब जब भी ब्लॉग क्रिएट होगी तो उसमें एक यूज़र नाम का भी एक ऊपर हेडिंग क्रिएट होगा। और उस यूजर वो जो ये जो ब्लॉग होगी, ये पर्टिकुलर ब्लॉग जो है, ये पर्टिकुलर एक एक यूजर की होगी। तो उससे जैसे देखो बहुत सारी हमारे जो डेटाबेस में बहुत सारे ऐसे ऐसे टेबल बनेंगे और उसमें ब्लॉग्स, बहुत सारे ब्लॉग्स बनेंगे। जितने भी हम ब्लॉग्स की ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतनी ज़्यादा टेबल भी बनेगी। और बहुत सारे टेबल ऐसे आप एज्यूम कर सकते हैं कि टेबल बनी हुई है, तो उसी टेबल के साथ यूज़र भी बनेगा। तो जब यूज़र बनेगा तो हम कैसे रिलेट करेंगे कि वो यूज़र जो है, वो जो टेबल है वो उसी यूज़र को रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसी यूज़र से रिलेशनशिप बना रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम फॉरेन की ऐड करते हैं कि पता चल सके कि ये जो टेबल है, पर्टिकुलर टेबल, ये इस यूज़र की है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें एक और चीज़ डालते हैं, ऑन डिलीट मॉडल्स डॉट कैस्केड। इसका भी मैं मतलब बता देता हूँ कि इसका क्या मतलब है। इसका बेसिकली ये मतलब है ना कि जब भी कोई ब्लॉग बनेगा उसके साथ एक यूज़र अपने आप बन के आ जाएगा, ठीक है। और मान लेते हैं कि ब्लॉग जब डिलीट हो रहा है, वो ब्लॉग हम अपने फ्रंट एंड से डिलीट कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए कि वो यूज़र भी डिलीट हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर उसकी ब्लॉग ही नहीं है तो उसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो उसके साथ ही टेबल डिलीट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया अपना मॉडल्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल मॉडल को हमने इंपोर्ट कर लिया और इस मॉडल में आप जाके चेक कर सकते हैं, मैंने मॉडल में जाके चेक भी करवाया है कि इसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे रजिस्टर में जाइए। रजिस्टर में जाने के बाद फॉर को हटाएंगे, फॉर का कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ईमेल एड्रेस सबसे शुरू में क्या करते हैं कि हम यूज़र नेम, सॉरी, सबसे शुरू में हम करते हैं फर्स्ट नेम कर दिया और टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट कर देते हैं। और यहाँ पे आईडी हटा देते हैं, ये ईमेल हेल्प हटा देते हैं। ये सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से ये भी हटा देते हैं, ठीक है। अब हमने एक फर्स्ट नेम ले लिया और वैसे ही एक हम सेकंड नेम भी ले लेते हैं। और एक और चीज़ हमें ज़रूरत पड़ती है नेम की, तो नेम हम सिंपल दे देते हैं फर्स्ट नेम, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे जो है, यहाँ पे लास्ट नेम होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी हमें नेम देना पड़ेगा, तो नेम में हम सिंपल दे देते हैं लास्ट नेम, ओके, लास्ट नेम, ठीक है। लास्ट नेम दे दिया और ये दे दिया, ठीक है। उसके बाद अब क्या आएगा, अब एक यूज़र नेम ले लेते हैं। तो यूज़र नेम के लिए सिंपल सा आप क्या करेंगे कि यहाँ से आप फॉर हटाएंगे और फॉर हटा के इसको आप कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और लास्ट नेम हो गया और एक यूज़र नेम सेलेक्ट कर लेते हैं। आप ईमेल भी ले सकते हैं, सारी चीज़ें पहले से ही मॉडल में दी हुई हैं। और यहाँ पे जो नेम लिख रहा हूँ, ये उस मॉडल की की है, जो जो मैंने कल लिखा था एड ब्लॉक में, जो मैंने की बनाया था। की का मतलब जो मैंने मॉडल्स में वेरिएबल्स बनाए थे, उसको मैंने यहाँ पे नेम में एज इट इज़ लिखा था कि मैच हो सके कि यहाँ पे जो डेटा आनी है इस टेबल में, इस रो में जो डेटा आनी है, वो अगर मैं फॉर्म सबमिट करूँ तो कहाँ से आए, तो इसी नेम से ही रिलेट करके आता है, ठीक है।
ये पासवर्ड का हो गया। पासवर्ड में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी हमको नेम देना पड़ेगा कि रिलेट कर पाए कि उस टेबल में उस रो में कहाँ की डेटा आनी चाहिए। जो फ्रंट एंड से आ रहा है, फ्रंट एंड से तो हम बहुत सारी डेटा भेज रहे हैं, तो डेटा कहाँ से आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे सबमिट नहीं, रजिस्टर कर देते हैं। ठीक है, रजिस्टर। और उससे पहले हम एक और काम कर लेते हैं कि मान लो कि जैसे अगर आप किसी वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे लॉगिन जब करेंगे तो आपको मिलेगा, आपको देखने को ये मिलेगा कि अगर वहाँ पे एक लॉगिन का भी ऑप्शन रहता है, तो हम सिंपल एक लॉगिन का ऑप्शन दे देते हैं। यहाँ से href करेंगे और href में सिंपल सा एक लॉगिन पे अपने लॉगिन वाले यूआरएल पे रीडायरेक्ट कर देंगे। और ये हम ऐसे लॉगिन वाले यूआरएल पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे सिंपल लिख देंगे कि लॉगिन, और यहाँ पे लिख देंगे कि ऑलरेडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ओके, ऑलरेडी रजिस्टर्ड पूछ लेंगे और उसके आगे लॉगिन का ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो रजिस्टर के भी बटन पे क्लिक कर सकता है वो बंदा। ठीक है, अब हमने रजिस्टर का सारा कुछ बना लिया है। अब वैसे ही टेम्पलेट में जाके मैं सब लॉगिन के लिए भी बना लेता हूँ, लॉगिन डॉट एच टी एम एल, लॉगिन भी बना लेता हूँ। ठीक है, और लॉगिन में भी सिंपल सा आपको क्या करना है कि आप जो है, जो आपने अभी एच टी एम एल को कॉपी करके लाया था, उस एच टी एम एल को कॉपी कर लें। सबसे पहले तो मैं यहाँ से ये हटा लेता हूँ। ओके, फॉर्म को हटा लेता हूँ और बूटस्ट्रैप पे जाता हूँ, बूटस्ट्रैप पे, और इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और कॉपी करके सिंपल एज इट इज़ पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि जो मैंने सबसे मुझे मैं क्या क्या लेता हूँ लॉगिन के लिए। मैं लॉगिन के लिए ले लेता हूँ यूज़र नेम, सॉरी यूज़र नेम। ठीक है, यूज़र नेम एक में कर देते हैं, यूज़र नेम। ठीक है, और टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट कर देते हैं, सिंपल सा टेक्स्ट, टेक्स्ट टाइप होगा। ये दिक्कत आ जाएगी वहाँ पे कि ईमेल खोजने लगेगा वो, और कर नहीं पाएगा सही से। मतलब जब हम अपने फ्रंट एंड पे जब ये यूज़र नेम डाल रहे होंगे, तो वहाँ से वो बार बार कहेगा कि जो आपने डाला है वो सही फॉर्मेट नहीं है, इसलिए मैंने हटा दिया। फॉर भी हटा देते हैं, फॉर लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे नेम देना ज़रूरी है गाइस, नेम यहाँ पे यूज़र नेम देंगे, क्योंकि मैं अभी मॉडल भी आपको दिखा दूंगा आगे वीडियो में कि उस मॉडल में किस तरीके से नेम है। आप यहाँ से आईडी भी हटा दो सिंपल सा, और यहाँ पे नेम दे दो। नेम देना ज़रूरी है कि मैच कर पाए, जब फ्रंट एंड से आप डेटा भेजेंगे तो मैच कर पाए कि ये इसको किस रो में स्टोर करवाना है या फिर किस रो से चेक करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिंपल हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जो रजिस्टर वाला था, तो रजिस्टर में हमने यहाँ पे क्या किया है कि एक ये दिया है, मतलब अगर लॉगिन होगा, लॉगिन करने पेज पे नहीं हैं, तो वहाँ पे हम लिख देंगे कि डू यू वांट टू साइन अप। मतलब समझ रहे हो कि अगर लॉगिन पे है वो बंदा और उसके पास लॉगिन नहीं है, तो हम ये भी लिख सकते हैं डोंट हैव लॉगिन, और यहाँ पे उसको दिखा देंगे सिंपल सा रजिस्टर, रजिस्टर। ठीक है, और उसको रजिस्टर वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर देंगे, रजिस्टर। मैं अभी यूआरएल को भी कंफर्म कर लेता हूँ, रजिस्टर। ठीक है, हमने सारा काम कर दिया, रजिस्टर कर दिया, और यहाँ पे सबमिट नहीं होगा गाइस, यहाँ पे होगा लॉगिन। और उसी तरीके से रजिस्टर वाले में भी ओके, रजिस्टर में रजिस्टर है, और इसको कट कर देते हैं। इसको इसकी इसकी कोई इसको कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी भी कोई। ठीक है, मॉडल्स की ज़रूरत है। ठीक है, और ये नेविगेशन की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये अपना लॉगिन हो गया, ये लॉगिन हो गया अपना। अगर लॉगिन डोंट हैव लॉगिन तो रजिस्टर पे रीडायरेक्ट हो जाए, और उसके बाद अपना सारा काम हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हमको सबसे इम्पोर्टेंट एक एक बार हम नेविगेशन को भी देख लेते हैं, वहाँ पे हमने क्या। ठीक है, लॉगिन पेज, लॉग आउट पेज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे
कि अब हम सिंपल जाके अपनी यूआरएल में यूआरएल सेट करेंगे। जैसे हमने यूआरएल सेट किया था, तो आप यूआरएल सेट कर दो सिंपल सा कि ऐसे लॉगिन पेज पे करते ही उसको एक लॉगिन पेज का एक मिल जाए फंक्शन जो कि व्यू में होगा, और वैसे ही सेम एक रजिस्टर के लिए भी मिल जाए, ठीक है। और रजिस्टर करवा देंगे, ठीक है। रजिस्टर के लिए भी मतलब रजिस्टर वाली यूआरएल पे क्लिक हो तो रजिस्टर नाम का फंक्शन खुल जाना चाहिए। और रजिस्टर नाम का फंक्शन कहाँ से मिलेगा? रजिस्टर नाम का फंक्शन व्यू वाले डॉट पी वाई फाइल में मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपल रजिस्टर बना लेते हैं। और रजिस्टर में आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है रिक्वेस्ट इनपुट लेना, और उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है रेंडर करवाना किसी HTML को। तो हम यहाँ पे सिंपल अपने रिक्वेस्ट के साथ एक HTML फाइल को रीडायरेक्ट करवा देंगे, रेंडर करवा देंगे, ठीक है। रेंडर करवाएंगे किसको? अपने रजिस्टर डॉट एच टी एम एल को। तो जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक होगा तो रजिस्टर डॉट एच टी एम एल पे क्लिक हो जाना चाहिए। अब हम इसकी लॉजिक लिख लेते हैं कि क्या इफ़ जो रिक्वेस्ट आ रही है, मतलब रिक्वेस्ट कैसे भी हो सकती है, रिक्वेस्ट पोस्ट, डिलीट, पुट, पैच, ये सब रिक्वेस्ट हो सकते हैं। तो अगर रिक्वेस्ट की मेथड पोस्ट है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि डेटा नाम के वेरिएबल में, या फिर क्वेरी सेट कह सकते हैं, किसी वेरिएबल में हम क्या करेंगे कि जो रिक्वेस्ट है उसकी पोस्ट से जो वैल्यू आ रही है उसको हम डेटा में स्टोर करवा देंगे, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि डेटा एक डिक्शनरी टाइप का बन के आ गया। उसके बाद हम एक यूज़र क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम सिंपल लिख देंगे। उसके बाद एक काम करते हैं, इस डेटा से यूज़र नेम, पासवर्ड, फर्स्ट नेम सब कुछ निकाल लेते हैं। जैसे हम निकाल रहे थे डेटा को, तो फर्स्ट नेम में कैसे आएगा डेटा, डिक्शनरी में कैसे लेते हैं, डॉट गेट में हम क्या कर सकते हैं, की पास कर सकते हैं। तो सिंपल इसको कॉपी कर लेते हैं, और की में यही होगा, यही जो मैं अभी जिसकी बात मैं कर रहा था कि आप जो नेम देंगे तो ये वहीं से निकालेगा, ठीक है। इस ये नेम के लिए ये लिखते हैं। उसके बाद लास्ट नेम में डेटा डॉट गेट, सिंपल वैसे ही है, लास्ट नेम। हमने लास्ट नेम निकाल लिया, फर्स्ट नेम निकाल लिया, इसको कॉपी करो, ठीक है। यहाँ पे यूज़र नेम, यूज़र नेम को कॉपी कर लो, पेस्ट, पासवर्ड हो गया, और पासवर्ड को कॉपी कर लेते हैं, पासवर्ड को पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट, सॉरी, कॉपी, पेस्ट, क्या हो गया, यहाँ पे पासवर्ड ही थे। की गलत नहीं होनी चाहिए, की अगर गलत हो गया तो दिक्कत हो जाएगा, अगर डेटा आ भी रही होगी फिर भी आपके बैकएंड में नहीं जाएगा, ठीक है, हो गया। अब हम क्या करेंगे, सीधे जाके एक यूज़र क्रिएट करेंगे, यूज़र मॉडल से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, सिंपल ऐसे लिखते हैं। उसके बाद फर्स्ट नेम उसमें पहले से ही होगी फर्स्ट नेम, उस फर्स्ट नेम में क्या करेंगे, फर्स्ट नेम को डाल देंगे। वैसे ही लास्ट नेम में क्या करेंगे, लास्ट नेम को डाल देंगे। और वैसे ही यूज़र नेम में क्या करेंगे, यूज़र नेम में हम यूज़र नेम डाल देंगे। और देखो, और हमारे पास ना एक, और देखो, जो जेंगो होता है, जेंगो पासवर्ड जब सेट करता है ना, तो पासवर्ड सेट करने के लिए एक उसने मेथड दिया हुआ है सेट पासवर्ड नाम का। आप यहाँ से सिंपल पासवर्ड यहाँ से सेट कर सकते हैं कि जो पासवर्ड है वो, जो पासवर्ड आ रही है वो पासवर्ड सेट हो जाए। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होगा कि मान लो पासवर्ड मैंने एंटर किया आदित्य, तो वो जो है, अगर कोई बंदा एडमिन पैनल पे चला गया तो वहाँ से वो यूज़र मॉडल में गया, और वहाँ से पासवर्ड, सिंपल पासवर्ड जो आदित्य लिखा हुआ था वो उसको वो आराम से देख सकता है, ठीक है। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई भी आके पासवर्ड देख के चला जाए। तो उसके लिए
जेंगो एक मेथड प्रोवाइड करवाता है जिसका नाम है सेट पासवर्ड। ठीक है, और ये सेट पासवर्ड में हम सिंपल जो पासवर्ड आ रहा है ना उसको पास कर देंगे। और ये किसका पासवर्ड सेट हो, तो यहाँ पे लिख देंगे यूजर डॉट डॉट मैंने का। ठीक है, यूजर का पासवर्ड भी सेट कर लिया हमने और यूजर को सेव भी करवा दिया, मतलब डेटाबेस में सेव भी करवा दिया। इसके बाद रजिस्टर होने के बाद गाइस कहाँ जाना चाहिए, आप सोचो। ये रजिस्टर होने के बाद तुरंत अगर किसी आप वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो रजिस्टर होने के बाद कहाँ जाता है, रजिस्टर होने के बाद मैं भेज देता हूँ सिंपल लॉगिन पेज पे कि रजिस्टर कर लिया भाई, अब तुम लॉगिन कर लो। ठीक है, हमारा रजिस्टर का आई थिंक सारा काम हो चुका है। अब हम लॉगिन के लिए बनाएंगे अपना जो लॉगिन हो गया, लॉगिन से भी हम डेटा यहाँ से नेम दिया हुआ है, मैंने नेम यहाँ से दिया हुआ है। ठीक है, लॉगिन हो गया। अब हम अपने व्यूज में लॉगिन के लिए भी लिख देंगे। क्या लिखेंगे, डेफ लॉगिन पेज रिक्वेस्ट। ये लॉगिन पेज मैंने यही क्यों लिखा, क्योंकि मैंने अपने यूआरएल में मैच करके रखा था। देखो, लॉगिन पेज मतलब ये जब क्लिक हो तो ये वाली फंक्शन ओपन हो जाए, ये वाली फंक्शन उसको हमेशा व्यूज से ही मिलेगी, ये व्यूज से ही मिलेगा, ये राइट साइड वाला जो वैल्यू है। तो व्यूज में हमको रहना चाहिए ये वाली जो फंक्शन है। ठीक है, और यहाँ से भी ये भी रिक्वेस्ट ही आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से भी सिंपल चेक कर लेंगे कि अगर रिक्वेस्ट की जो मेथड है, रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, अगर ये भी पोस्ट ही है। ये सब क्यों लगाते हैं, ये सब सिक्योरिटी के लिए लगाते हैं। ठीक है, हो गया। अगर पोस्ट है तो डेटा डेटा निकाले, डेटा कहाँ से निकाले, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट से, पोस्ट से डेटा निकाल लिया। अब हमको पता है कि इस डेटा में दो कीज आ रही होंगी, एक यूजर नेम और एक पासवर्ड। तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा यूजर नेम और पासवर्ड निकाल लेते हैं यहाँ से। यूजर नेम इज इक्वल टू डेटा डॉट गेट, और यहाँ पे यूजर नेम, और पासवर्ड भी निकाल लेते हैं, डेटा डॉट गेट। गलती हो गया तो मिलेगा नहीं, मैच नहीं करेगा और परेशानी हो जाएगी। यूज़र नेम और पासवर्ड आ गया, उसके बाद एक ऑथेंटिकेशन होता है। जैसे मान लो यूज़र इज इक्वल टू एक ऑथेंटिकेट नाम की एक फंक्शन होती है जो यूज़र मॉडल है वो खुद ही प्रोवाइड करवाता है, ऑथेंटिकेट। और इसमें क्या करना रहता है, इसमें दो चीज़ें बस पास कर दो, यूजर नेम पास कर दो। यूजर नेम क्या होना चाहिए, यूजर नेम के इक्वल होना चाहिए, कौन से यूजर नेम के इक्वल होना चाहिए, इस यूजर नेम के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये यूजर नेम फ्रंट एंड से आ रहा है, अगर यूजर नेम के बराबर यूजर नेम है और पासवर्ड के बराबर पासवर्ड है, मतलब ये नहीं पासवर्ड में पासवर्ड चला जाए, यूजर नेम में यूजर चला जाए, और ये दोनों जो पैरामीटर्स हैं ये ऑथेंटिकेट मॉडल लेगा। यहाँ से आई थिंक इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, देखता हूँ क्या होगा। ठीक है, मैं यहीं से जाके चेक कर लेता हूँ। ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन सिस्टम यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल दिया होगा ऑथेंटिकेशन के लिए। सिंपल सा दिया हुआ है, इसको मैं जाके अपने व्यूज़ में जाके पेस्ट कर दूंगा, यहीं पेस्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑथेंटिकेशन हम यहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये जो ऑथेंटिकेशन है ना, ये नन रिटर्न करता है अगर यूजर नेम में यूजर नेम गया, यूजर नेम जो फ्रंट एंड से आया वो यूजर नेम में गया, और पासवर्ड में से पासवर्ड गया। ठीक है, तो पासवर्ड और यूजर नेम इसमें गया और ये डेटाबेस में मैच ना हुई, तो ये रिटर्न कर देगा नन। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है नन रिटर्न करेगा। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ द गिवन क्रेडेंशियल आर वैलिड रिटर्न ए यूजर ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे यूजर की ऑब्जेक्ट मिल जाएगी। ठीक, अब हम यहाँ पे सिंपल चेक कर सकते हैं कि अगर यूजर नन नहीं है, तो यूजर नन नहीं है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे
रिटर्न रीडायरेक्ट किस पे? अ, अब तुम ब्लॉगिंग कर सकते हो, ऐड ब्लॉग पे रिडायरेक्ट कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हम रिडायरेक्ट करेंगे फिर से रजिस्टर पे। ठीक है, कि नहीं मिला मतलब रजिस्टर कर दो। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, यूज़र हो गया, अब ऑथेंटिकेट हो गया। अब हम देख लेते हैं एक बार कि क्या होता है। ओके, और फाइनली हम एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बोल रहा था शुरू से ही कि एक आपको जो सबसे पहले जो रेंडर करवाना है वो आप सबसे पहले लिख लो, क्योंकि वो नहीं लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्या है अपना, किसको रेंडर करवाना है आपको? लॉगिन डॉट एच टी एम एल को रेंडर करवाना है, लॉगिन डॉट एच टी एम एल। ठीक, अब हम जाके सिंपल अपने वेबसाइट पे देख लेंगे। ये है हमारा वेबसाइट, देखो ये सिंपल एड ब्लॉग। मैं नो टेम्पलेट, शायद यहाँ पे दिक्कत है, देखते हैं। एड ब्लॉग, ठीक है, यहाँ पे ये दिक्कत आ रही थी, तो सब में दिक्कत आएगी फिर तो। मैं वो डबल इन्वर्टेड कॉमा छूट गया था। नेविगेशन में क्यों करेंगे, ठीक है, रजिस्टर में कर देते हैं कि मतलब कोई भी पेज खोलो ये उसमें इंक्लूडेड हो, सबसे पहले यही दिखे। ठीक है, और कोई मतलब नहीं है इसका, यहाँ तो था ही नहीं तो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अपडेट में सबको सेव करते चलते हैं ना, ठीक है। और व्यू ब्लॉग में भी नहीं था तो यहाँ पे भी सेव कर देते हैं इसको भी। अब जाके वापस से रन करते हैं, देखो क्या होता है। हाँ ठीक है, यहाँ पे ये भी आ रहा है, ब्लॉग नेम भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ से व्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे तो सिंपली क्या हो रहा था कि अभी हमने अपने यूज़र को भी, यूज़र मॉडल मॉडल को भी अपने जो ब्लॉग वाली मॉडल थी उसमें यूज़ की है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक बार माइग्रेशन भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से वो कट गया शायद, मैं यहाँ से माइग्रेशन को अप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ से मैं सबसे पहले अपन उसको ओपन कर लेता हूँ। उस ओपन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि माइग्रेशन को अप्लाई करने के लिए आपको एक बार क्या करना पड़ेगा, आपको जो है ये आप सिंपली देखते जाएंगे तो हो जाएगा। आपको जो SQLite नाम की जो फोल्डर है उसको आप एक बार डिलीट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अपने ब्लॉग में जाएंगे, ब्लॉग में जाने के बाद माइग्रेशन में ये जो इनिशियल माइग्रेशन है इसको आप डिलीट कर दीजिए, नहीं तो दिक्कत आएगी। क्योंकि हम जो फॉरेन की ऐड कर रहे हैं, मतलब एक नया टेबल ऐड कर रहे हैं ना, वो टेबल जो है वो टेबल नॉर्मली एक मतलब ब्लैंक टेबल है, और जेंगो कहता है कि आप ब्लैंक टेबल को किसी बने हुए टेबल में ऐड नहीं कर सकते। तो इसलिए वहाँ से दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसलिए आप पहला काम ये कर सकते हैं कि जो आपकी जो डीबी है, डेटाबेस है, उसको आप डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद डीबी को डिलीट करने के बाद आप माइग्रेशन में से पूरे माइग्रेशन फोल्डर को डिलीट नहीं करना है, आपको init डॉट पी वाई को रखना है। अगर पूरी माइग्रेशन को डिलीट कर देते हैं तो आप सिंपली जाके अपने एप्लीकेशन में माइग्रेशन को बनाइए। माइग्रेशन को बनाने के बाद उसके बाद अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर डॉट पी वाई को फिर से बनाने के बाद आप फिर से माइग्रेशन को अप्लाई करिए कि आपका जो टेबल है वो आपके डेटाबेस में क्रिएट हो सके। अभी मैं जो माइग्रेशन क्रिएट करूँगा ना, माइग्रेशन मेरा जो डेटा है वो सब कुछ डिलीट हो चुका है, डेटाबेस मैंने डिलीट कर दिया है कि मैं माइग्रेशन कर सकूँ। माइग्रेशन इसके लिए और भी ऑप्शंस थे, मैं आपको बताने के लिए मैंने किया। ठीक है, इनिशियल डॉट पी वाई हो गया, और उसके बाद दूसरा जो कमांड रन करवाना है जो सबसे ज़रूरी वो है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई और माइग्रेट। ठीक है, माइग्रेट करते ही सारी डेटा बन जाएगी और यूज़र नाम का भी टेबल बन जाएगा एक्स्ट्रा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि अपने सर्वर को रन कर देते हैं। यहाँ से सर्वर हमारा रन करने लगा 127 इस पे। अब हम जाके सिंपली एक बार व्यू ब्लॉग देख लेते हैं। देखिए व्यू ब्लॉग भी नहीं है। मैं यहाँ पे एक ब्लॉग, माय फर्स्ट डे ऑफ लर्निंग हेलो, एक ब्लॉग ऐड कर लेता हूँ, एक इमेज ऐड कर लेता हूँ। इमेज छोड़ो, सबमिट कर लेते हैं इसको। कोई दिक्कत आ गई? अ, दिक्कत आ रही है यहाँ पे कि ब्लॉग ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट
और यहाँ पे दिक्कत आ रही है ब्लॉग की यूज़र आईडी की, नॉट नल। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने जो मॉडल है अपना, उसमें एक बार चेंजिंग करके देखते हैं कि ये नल ट्रू हो सकता है क्या। नल इक्वल टू ट्रू और ब्लैंक, ठीक है। फिर से एक बार और देख लेते हैं, एक बार और चेक कर लेते हैं, माइग्रेट कर लेते हैं। माइग्रेशन, माइग्रेट हो गया, देखते हैं अब कि अब हो रहा है कि नहीं। कि ओके, फिर से देख लेते हैं। ओके, तो वहाँ पे ये दिक्कत आ रहा था, मैं जो शुरू में बात कर रहा था कि जब भी आप कोई ये जो यूज़र है, ये यूज़र जो है एक नई टेबल बन रही थी इसकी। तो आप सोचो कि जैसे देखो, जब टेबल हम शुरू शुरू में बनाते हैं तो उस टाइम हम ये जो है ये नल नल एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन एक बार मैंने टेबल बना चुका था, जब मैं वेबसाइट बना रहा था तो मैं ब्लॉग की जो टेबल थी वो बना चुकी थी मैंने। तो फिर से मैं उसमें एक और यूज़र नाम का मॉडल जब इंक्लूड करूँगा, तो वहाँ पे एक ये कह रहा है कि नल को आप इंक्लूड नहीं कर सकते, बिना नल के इंक्लूड नहीं कर सकते। तो आपको नल करना पड़ेगा, मतलब उसमें कुछ वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने कर दिया कि नल हो सकता है, ब्लैंक भी हो सकता है, उसके बाद सब कुछ सही है, ठीक है। उसके बाद हम एक बार लॉगिन करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो लॉगिन करके जब देखते हैं, लॉगिन करके देखेंगे तो होगा नहीं। तो उसके लिए क्या होगा कि मुझे मैसेज शो करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ और यूज़र नेम बना लेता हूँ, देखते हैं। देखो, एज इट इज़ हमने क्या किया, रजिस्टर किया, रजिस्टर करते ही यहाँ पे आ गया। मैं आपको एक बार एडमिन पैनल पे भी दिखा देता हूँ। एडमिन पैनल तो होगा नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से क्रिएट करके सुपर यूज़र, क्योंकि डेटाबेस मैंने डिलीट कर दिया था, एडमिन पैनल नहीं होना चाहिए। उसके बाद यूज़र नेम, आप यूज़र नेम, यूज़र नेम इज़ ऑलरेडी टेकन, आदि आदि। ओके, वो जो पासवर्ड वाली जो होती है लाइन वो दिखती नहीं है, ये चेंगो ने ऐसा किया हुआ है सिक्योरिटी के लिए। यहाँ से चले जाते हैं एडमिन पे, एडमिन पे जाओ और आदि मेरा जो पासवर्ड था, लॉगिन करते हैं, ये देखते हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये आदित्य, ये मैंने अभी क्रिएट किया है और इसीलिए कह रहा है कि स्टाफ स्टेटस इसका नल है। और ये जो है, ये सुपर यूज़र मैंने क्रिएट किया है, ठीक है। तो यहाँ से मैं अभी दिखा भी देता हूँ आपको कि मैं जब एक नया रजिस्टर करता हूँ, रजिस्टर, ठीक है। तो मैं यहाँ से अभी यूज़र नेम दूसरा ले लेता हूँ, यूज़र नेम आई एम आदित्य ले लेता हूँ। पासवर्ड नहीं लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर ले लेते हैं ADITY आदित्य पासवर्ड, ठीक है। तो ये आ गया। अब फिर से मैं एडमिन पे जाके दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे यूज़र पे जब टैप करेंगे तो देखो ये आई एम आदित्य जो अभी मैंने ऐड किया है, ठीक है। तो एक इसमें और बड़ी दिक्कत ये है कि देखो, मैं अभी दिखा भी देता हूँ, उसको सॉल्व भी करेंगे। दिक्कत ये है कि जब मैं यहाँ से रजिस्टर करूँगा और जब मेरी यूज़र आईडी सेम होगी, तो देखो यहाँ पे दिक्कत हो गई। कह रहा है कि यूनिक कंस्ट्रेंट फील्ड, मतलब जो यूजर नेम होनी चाहिए वो यूनिक होनी चाहिए, ये यूजर मॉडल खुद ही कहता है, ठीक है। तो हम सिंपल जाके अपने व्यू में अपने आप को थोड़ा सा इसमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि अगर इसमें पहले से ही ऑप्शन रहता है कि अगर जो है, देखो क्या करते हैं, एक रजिस्टर करने से पहले एक क्या करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट से लेके आते हैं यूज़र नेम में डाल के, ठीक है। यूज़र इज इक्वल टू, यूज़र ही करते हैं, यूज़र इज इक्वल टू यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, और गेट में क्या पास कर देंगे, यूज़र नेम।
यहाँ पे ये करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इफ यूजर नेम एग्जिस्ट, EXISTS, मतलब ये पहले से ही फंक्शन रहता है। मैं दिखा भी देता हूँ यहाँ से। ये एग्जिस्ट जो होता है ये फिल्टर के साथ काम करता है। देखो येलो हो गई, फिल्टर के साथ काम करता है। तो हम अगर एग्जिस्ट करता है तो हम उसको एक, देखो जेंगो एक मैसेज भी प्रोवाइड करवाता है। मैसेज मॉड्यूल दिखा देता हूँ। मैसेज फ्रेमवर्क इन जेंगो आ जाएगा। तो जेंगो मैसेज फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करवाता है। मैसेज को सिंपली क्या करना है, यहाँ से मैं दिखाता हूँ अभी। ओके, तो यहाँ से आप ऐसे मैसेज इंपोर्ट कर सकते हैं, और मैसेज को इंपोर्ट करके अपने व्यू में यहाँ पे कहाँ, मतलब मैसेज दिखा सकते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैसेज दिखता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट कहीं कर सकते हैं आप। इंपोर्ट करने के बाद किस तरह की मैसेज होनी चाहिए, ये तो ये मैसेज होनी चाहिए वार्निंग, वार्निंग मैसेज होनी चाहिए। और सॉरी, वार्निंग मैसेज इसको कट कर देते हैं। और ठीक है, तो यहाँ पे क्या करे, एक मैसेज दिखाए, सिंपल मैसेज दिखाए और रिटर्न कर दे, मैसेज दिखा दे। ठीक है, और यहाँ पे लिख दे कि यूज़र, अभी मैं दिखा दूंगा कि कितने अच्छे से ये लिख के आएगा। यूज़र नेम इज़ ऑलरेडी टेकन। ठीक है, मैसेज दिखा दिया। अब इस मैसेज को यहाँ से आप सेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस मैसेज को आपको रजिस्टर डॉट जो HTML है वहाँ पे आपको इंक्लूड भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी ये ऑटोमेटिक जनरेटेड दे रहा है यहाँ पे कि आप यहाँ से सिंपल जाके इंक्लूड कर ले। तो आप यहाँ पे रजिस्टर पे आए, रजिस्टर में जाके यहाँ पे जो आपकी जो फॉर्म है आप उसी में ऊपर इंक्लूड कर लें। ठीक है, तो अब देखो, अब सेम अगर काम करते हैं, अब हम सिंपली जाके एक बार देख लेते हैं कि रन कर रहा है कि नहीं। अब मैं यहाँ से मान लो कि अगर मैं ये रजिस्टर पहले से ही था, तो अब मैं इसको रजिस्टर, ओहो कोई दिक्कत आ गई यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने यूज़र नेम इजिकल टू यूज़र नेम नहीं किया था, मतलब फ़िल्टर करे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे रिटर्न आपको रीडायरेक्ट करवाना पड़ेगा किसी पेज पे। अगर आप रीडायरेक्ट नहीं करवाएंगे तो वो उसी पेज पे रह जाएगा, और उसी पेज पे रहने के बाद ये मैसेज दिखा के फिर से उस यूज़र को क्रिएट करने चला जाएगा। तो फिर से जब यूज़र को क्रिएट करने चला जाएगा तो फिर से मतलब ओवरराइट करने की कोशिश करेगा, और इसमें ओवरराइट होता नहीं है। तो हम यहीं पे उसको रीडायरेक्ट करवाने वाले हैं, मतलब ये फंक्शन यहीं पे एंड हो जाए। अगर कब एंड हो जाए, जब फ़िल्टर करे और एग्जिस्ट हो तब, मतलब यूज़र नेम फ़िल्टर करे और एग्जिस्ट हो तब किस पे रीडायरेक्ट हो जाए, रीडायरेक्ट हो जाए फिर से रजिस्टर। ठीक है, अब मेरा लॉजिक जो है वो आई थिंक पूरा काम करेगा। रजिस्टर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ भी गया कि यूज़र नेम इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, एक और यूज़र मेरा था ये, इसको रजिस्टर करते हैं। ये भी आ गया, यूज़र नेम इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट। और अब हम क्या करते हैं कि अब कोई ऐसा यूज़र नेम लेते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मैं ये ले लिया 1234, 1234 मैंने लिया, तुरंत लॉगिन पे चला गया। ठीक है, ओके, मेरा दोनों काम हो चुका है, रजिस्टर का काम हो चुका है, और रजिस्टर का काम हो चुका है। अब क्या करेंगे, सिंपल जाके लॉगिन, मैं एक बार लॉगिन HTML में चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सब कुछ ठीक है। ओहो, तो यहाँ पे जो मेथड, तो फॉर्म का जो मेथड है यहाँ पे पोस्ट लिखना ज़रूरी है। मेथड चेक नहीं कर पा रहा था यहाँ पे अपने व्यू में, और अभी हम चेक कर लेते हैं कि वहाँ पे रिडायरेक्ट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ से डेटा जो जा रही थी वो एल्स वाले कंडीशन में जा ही नहीं रही थी। तो एड ब्लॉग पे रिडायरेक्ट हुआ है, हम देख लेते हैं। ओके, सो नाउ वी हैव गॉन टू कंक्लूजन, और अब हमें एक और चीज़ ऐड करनी है यहाँ पे, जो कि है CSRF टोकन। अब हमारा पूरा लॉजिक एकदम सब कुछ सही हो चुका है। अब फाइनल काम बचा है कि लॉगिन रिक्वायर्ड लगा दें। अब देखो, अभी जैसे मैंने लॉगिन किया तो तुरंत इसने ऐड ब्लॉग वाले पे रिडायरेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हमारा सारा काम हो चुका है, लेकिन फिर भी
एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे देखो लॉग इन और लॉग आउट दोनों आ रहा है। अभी हम लॉग आउट का तो हमने बनाया ही नहीं, तो लॉग आउट का एक क्या करते हैं कि एक लॉग आउट का फंक्शन भी बना लेते हैं, यहाँ से लॉग आउट बना लेते हैं और इसमें एक रिक्वेस्ट आएगा, जाहिर सी बात है रिक्वेस्ट तो आएगी ही, बिना रिक्वेस्ट के कुछ नहीं होगा। ठीक, उसके बाद क्या करना है कि लॉग आउट कर देना है रिक्वेस्ट को लॉग आउट कर दो, जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उसको लॉग आउट कर दो और रिटर्न रीडायरेक्ट कर दो सीधे किस पे, लॉग आउट करने के बाद कहाँ जाना चाहिए आप खुद सोचो। लॉग आउट करने के बाद फिर से लॉगिन पे जाना चाहिए, ठीक है, लॉगिन पेज पे फिर से रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए। तो यहाँ से मैं इसको कट कर देते हैं, लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए। तो यहाँ से लॉगिन पेज पे मैं रीडायरेक्ट कर देता हूँ, लॉग आउट करके लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा सा यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि जो अपना HTML है ना, यहाँ पे HTML नेविगेशन में सब कुछ दिख रहा है, मतलब लॉगिन भी दिख रहा है लॉग आउट भी दिख रहा है। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या करते हैं कि यहाँ पे एक सिंटेक्स लिख देते हैं कि इफ रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट लॉगिन, अगर ऐसा है तो ये लॉगिन तो लॉग आउट दिखाए, मतलब अगर लॉगिन है तो लॉग आउट दिखाए और अगर लॉग आउट है तो लॉगिन दिखाए। और इसको हम यहाँ से हटा के और यहाँ पे लिख देते हैं। और देखो, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर लॉगिन है, यूज़र डॉट लॉगिन है, ट्रू है, तो अगर ये ट्रू है तो वहाँ पे लॉग आउट दिखाना चाहिए क्योंकि लॉगिन है। और अगर ऐसा नहीं है तो इसके लिए हम ऐसे लिख देंगे, ऐसे आराम से लिख दो, सॉरी, एल्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपल जाके अपना एंड इफ कर दो, मतलब हो गया। इफ एल्स ऐसे लगाते हैं अपने जेंगो में, देख लो एक बार कि इफ अगर ये ट्रू होगा तो ये चीज़ बनाएगी, लिस्ट आइटम बनाएगी, नहीं तो ये बनाएगी और यहाँ पे एंड हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा अब फाइनल काम ये बचा है, फाइनल काम भी करके चेक कर लेते हैं एक बार। उसके बाद देखो क्या होता है कि जो ऑथेंटिकेट होता है ना वो अब देखो, अब मान लो कि होम पे तो चला जाए, होम पे चला जाए लेकिन फिर भी इसके लिए क्या हो कि इसके लिए लॉगिन रिक्वायर्ड हो। यहाँ से ऐसे लिख देते हैं लॉगिन, एक बार हम चेक ही कर लेते हैं अपने ब्राउज़र पे कि लॉगिन रिक्वायर्ड के लिए क्या होता है। लॉगिन रिक्वायर्ड इन जेंगो, एक बार जब आप सीख लेते हैं ना तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लॉगिन रीडायरेक्ट देख लेते हैं यहाँ पे, हाँ तो सिंपल था, लॉगिन रीडायरेक्ट मतलब लॉगिन रिक्वायर्ड होगा। तो ये जो भी होगी ये शायद कहीं से इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इसको इंपोर्ट कर भी लेते हैं, देखते हैं कहाँ से इंपोर्ट करना है। तो यहाँ से इंपोर्ट करना है डेकोरेटर से, और यहाँ से आप यूआरएल भी दे सकते हैं कि इसके बाद मतलब इसके बाद ये यूआरएल खुल जाए, ठीक है। तो यहाँ से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं यूआरएल भी दे देता हूँ। यूआरएल क्या होता है, यूआरएल होता है लॉगिन यूआरएल, लॉगिन लॉगिन यूआरएल, लॉगिन, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, लॉगिन यूआरएल, और ये यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाए सीधे, मतलब कहाँ पे रिडायरेक्ट करवाओगे, अगर लॉगिन लॉगिन नहीं रहेगा तो हम उसको लॉगिन वाले पे रिडायरेक्ट करवा देंगे कि लॉगिन करो, ठीक है। तो यहाँ से हम सिंपल ब्लॉग लॉगिन पेज यहाँ पे रिडायरेक्ट करवा देंगे और इसी को कॉपी करेंगे और इसी को वो व्यू भी नहीं कर सकता है जब तक लॉगिन ना करे, वो डिलीट भी नहीं कर सकता है जब तक लॉगिन ना करे, और वो अपडेट भी नहीं कर सकता है जब तक उसका लॉगिन ना हो। अब फाइनली रजिस्टर तो कर ही सकता है, लॉगिन पेज पे मत लगा देना कि लॉगिन ही ना कर पाए जब तक लॉगिन ना हो, ठीक है। तो यहाँ से अब हम जाएंगे और सब कुछ सेव्ड है और फिर क्या करेंगे, टू 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 टू, ओके, यहाँ पे सॉरी, लॉगिन करते हैं पहले। यहाँ पे कुछ दिक्कत है, अनक्लोज्ड, अनक्लोज्ड क्या कह रहा है कि इफ लुकिंग फॉर वन ऑफ एंड इफ,
ओके ओके ओके, मुझे दिख गया प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम नेविगेशन में जाएंगे। एंडिफ बंद नहीं हुआ है यहाँ पे। एंडिफ के लिए एक और परसेंटेज चाहिए था। तो अभी अपना काम, सारा काम हो चुका है। अब एक सिंपल सा थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं इसको। उसके लिए क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे एक सेंटर, डिप को सेंटर कर लेते हैं। तो क्या करते हैं ना कि इसको कॉपी कर लेते हैं। चुपचाप से कॉपी करो और यहाँ पे स्टाइल बनाओ। स्टाइल और यहाँ पे पेस्ट कर दो चुपचाप, ठीक है। क्लास इक्वल टू डॉट, नहीं इसको तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं और एड ब्लॉक वाले में भी जाके हम सेंट्रलाइज ही कर देते हैं। क्या दिक्कत है, सेंट्रलाइज कर देते हैं, अच्छा दिखेगा। अच्छा दिखने के लिए बाकी सारा काम तो अपना हो चुका है। फ्रंट एंड, फ्रंट एंड में तो सारा काम हो चुका है। इसको डॉट क्लास इक्वल टू कंटेनर, क्लास इक्वल टू कंटेनर एक लेते हैं अच्छे से। ओके, ब्लॉग होम, ओके एड ब्लॉग, एड ब्लॉग, अच्छा लॉगिन नहीं है। तो एक बार सिंपल सा जाके इसको जो है, एक बार जो है ये जो स्टाइल है, स्टाइल को एक बार जाके अपने लॉगिन में भी डाल देते हैं। यहाँ पे लॉगिन में भी डाल दिया और यहाँ पे भी जो डिव है इसका भी क्लास इज इक्वल टू कंटेनर कर देते हैं, ठीक है। और रजिस्टर में भी जाके वो डाल देते हैं कि थोड़ा सा अच्छा दिखने लगे, और कुछ नहीं, बस यही वजह है कि मैं ये कर रहा हूँ। नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। अपना जो CRUD ऑपरेशन था और ऑथेंटिकेशन हो चुका है, मतलब ये पूरी फुल स्टैक प्रोजेक्ट आपने बना लिया है। अब एक बार और फिर से ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा जो मेरा होम पेज है। फिर मैं यहाँ से देखो, मैं जैसे ही मैंने ऐड ब्लॉक किया तो ऐड ब्लॉक नहीं होगा क्योंकि लॉगिन नहीं है। रजिस्टर कर सकते हैं, यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं, यहाँ से व्यू ब्लॉग कर सकते हैं। ब्लॉग भी नहीं देख सकते, एडिट भी नहीं कर सकते। तो एक बार हम फाइनली जाके चेक कर लेते हैं किस तरीके से। मैं यहाँ से लॉगिन करूँगा तो उसके बाद फाइनली जो आउटपुट देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। मैं अब मैं ब्लॉग भी अपना देख पा रहा हूँ, ऐड भी कर दूंगा, लॉग आउट भी कर सकता हूँ, रजिस्टर भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो हमारी जो पूरी प्रोजेक्ट है वो पूरी बन के प्रोजेक्ट, अब प्रोजेक्ट जो है वो पूरी बन के रेडी हो चुकी है। मैं इसका फाइनल रेपोज लिंक जो होगा वो गिटहब पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।